हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। मैं हूँ आरुषि कुलश्रेष्ठ। मैं फाइनली वापस आ गई हूँ न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ की मैंने मूव कर चुका है। तो अब ये मेरा घर है, बट मैं इंडिया से होके आई हूँ। तो जब वहां से आओ तो मेन घर तो वही है, तो बहुत याद आती है। इनफैक्ट एक चीज बहुत अजीब लगती है कि अब ये बोलना पड़ता है कि मैं इंडिया का ट्रिप करके आई हूँ, और ऐसा लगता है कि अब आप जो आपका एक्चुअल घर है, अब वहां जाने को ट्रिप बोलना पड़ता है। एंड आई फील दैट इज प्रॉबेबली व्हाट अडल्टिंग इज। तो आपको जब ये चीज हिट करती है तो बहुत अजीब लगता है। बट एनीवे, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे जितने भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जितने भी ट्रैवलिंग FAQs है कि रात को मतलब मेरा एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कौन सी एयरलाइंस आपको लेनी चाहिए अगर आप US आ रहे हो, कहाँ से इंडियंस को ट्रांजिट करना अलाउड है अगर आप US आ रहे हो। तो बेसिकली ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें आई थिंक मुझसे पूछी गई हैं, मैंने सोचा मैं इस वीडियो में वो सब आंसर करूंगी, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग जोन में थी, अभी जस्ट फ्लाई करके आई हूँ। तो सब चीजें दिमाग में काफी फ्रेश हैं, और मन भी था कि ठीक है, मुझे इस ट्रैवल से भी काफी सारी आपको ना आप कर रहे होते तो फिर और पुरानी चीजें याद आती हैं। तो आई वाज लाइक ये परफेक्ट टाइम है ये वीडियो बनाने के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया जो मैंने नहीं कवर किया तो प्लीज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कॉमन वाला रहा है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उनको दिल्ली टू न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट्स के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, और उसमें मैं कौन सा रेकमेंड करूंगी। दैट इज एन एड ऑन क्वेश्चन। तो बेसिकली 3 एयरलाइंस हैं जो डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर इंडिया। तो यूनाइटेड एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो जर्सी एयरपोर्ट जाती है, जो EWR है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स चलती हैं, एक JFK आती है न्यूयॉर्क सिटी में, एक EWR, तो ऐसे 2 वो चलती हैं। और एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट चलती है, वो भी डायरेक्ट आती है JFK, दिल्ली टू JFK। तो इन सब में मेरा एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ में खराब रहा है, लेकिन मैंने ये भी बात है कि उस खराब एक्सपीरियंस के बाद एयर इंडिया को कभी फिर से चांस देने की हिम्मत भी नहीं करी। फर्स्ट टाइम जब मैं US आ रही थी 3.5 साल पहले 2021 में, तो फ्लाइट टेक ऑफ होके वापस रनवे पे आ गई थी। फिर काफी सारा केओस और मिसमैनेजमेंट हो गया था, तो उस सब के कारण उसके बाद मैंने कभी फ्लाई नहीं किया। लेकिन अभी लोग बोलते हैं कि उनकी नई जो एयरबस 350 चली है वो इंडिया की पहली एयरबस 350 है, तो विच इज अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट। और उसमें कई फ्रेंड्स ने मेरे जिन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने बहुत तारीफ करी है। तो मैं भी ट्राई करना चाहती थी इस ट्रिप पे दिल्ली से न्यूयॉर्क आने के लिए, लेकिन उनका अभी फेयर बहुत एक्सपेंसिव था। तो बाकी दोनों जो एयरलाइंस हैं, यूनाइटेड और अमेरिकन, मुझे इनकी ऑनेस्टली सर्विसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। दोनों अच्छी डिसेंट एयरलाइंस हैं। अभी मैं मतलब इसके थोड़े स्पेसिफिक्स में जाऊंगी कि आपका जो क्वेश्चन रहा है कि आपको एज एन इंडियन कौन सी एयरलाइन फ्लाई करनी चाहिए। तो देखिए, मैं ये बोलूंगी कि फ्लाई काय में करोगे उसका सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट होता है। हम सभी अग्री करेंगे कि अभी हम एज स्टूडेंट्स उस पड़ाव पे लाइफ के नहीं पहुंचे वेयर वी हैव लॉयल्टी टू जस्ट वन एयरलाइन। ऐसा मैंने बिजनेसमैन को और अच्छे काफी लाइक एकदम रिच फैंसी लोगों को करते हुए देखा है कि दे आर डेडिकेटेड एंड लॉयल टू ओनली फ्लाइंग वन एयरलाइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो भी सस्ती एयरलाइन हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हम तो वो फ्लाई करेंगे अभी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब मैं ये बताती हूँ कि अगर आप मान लो कि आपको अमेरिकन का, यूनाइटेड का और एयर इंडिया का सेम कॉस्ट पे फ्लाइट मिल रही है, तो उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेरे हिसाब से क्या हैं। एयर इंडिया के साथ द बिगेस्ट एडवांटेजेस कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आपको 3 पीसेस ऑफ बैग्स उस समय पे मुझे अलाउड थे। अगर आप नॉर्मल एज ए नॉन स्टूडेंट भी आ रहे हो तो यू आर अलाउड 2 पीसेस ऑफ चेक लगेजेस। मीनवाइल अमेरिका की जितनी एयरलाइंस है इन सब में अनफॉर्चुनेटली एक रिजिडिटी है कि यू आर ओनली अलाउड 1 पीस ऑफ चेक इन लगेज। तो आपको अगर सेकेंड पीस चेक इन करना है तो उसका कॉस्ट ही आपको अराउंड 8 to 10,000 12,000 रुपीज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी कन्वर्जन। मतलब वो अराउंड $100 या $120 के आसपास सेकेंड बैग का कॉस्ट रहता है। तो ये मेरे हिसाब से एक मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है अगर आप स्पेशली फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपका लगेज ज्यादा है, या फर्स्ट टाइम के अलावा भी आप आ रहे हो। तो अक्सर हम इंडिया से काफी सारा सामान लाते हैं, लाइक कपड़े, मिठाइयाँ,
घर का, और लाइक कई लोग मसाले वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आई थिंक कि एयर इंडिया हैज दिस बोनस कि आप ज्यादा सामान ला सकते हो। अभी एयर इंडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस की, और ये जो यूएस की एयरलाइंस है, अमेरिकन और यूनाइटेड, इनका ये एडवांटेज है, इसकी भी बात करते हैं कि एयर इंडिया के साथ बहुत सारे मैनेजमेंट के इश्यूज रहे हैं। एयर इंडिया का जो कैंसिलेशन रेट रहा है वो बहुत मैसिव रहा है फॉर अपेरेंटली नो रीजन एट ऑल। मतलब मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, बाकी दोनों फ्लाइट्स जा रही थी, यूनाइटेड की और अमेरिकन एयरलाइंस की। मैं खुद एक बार अमेरिकन एयरलाइंस से वापस आ रही थी यूएस दिल्ली से, उस समय पे भी टोरंटो की, न्यूयॉर्क की, सैन फ्रांसिस्को की, इन सभी जगहों की एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो थी वो 20 प्लस आवर्स से डिलेड थी। तो ये एक चीज मैंने काफी सुनी है इन द पास्ट कि एयर इंडिया के साथ जो मिसमैनेजमेंट है और जो डिलेज हैं वो बहुत मैसिव और बहुत बहुत बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स रहे हैं, बट देन दे आर चेंजिंग। तो मैं एट दिस पॉइंट बिल्कुल ओपन हूँ टू गिव देम अनदर ट्राई नेक्स्ट टाइम। जैसा कि मैंने बोला, मैं पूरा ट्राई करने वाली हूँ कि उनकी वो बजट में रहे, तो मैं एयर इंडिया ही ट्राई करूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड मेजर टॉपिक है, उसकी बात करते हैं कि एज एन इंडियन आपको कहाँ कहाँ से ट्रांजिट करना अलाउड है। तो अपन रीजन और जोन वाइज बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मिडिल ईस्ट से आप आसानी से लेओवर कर सकते हो। तो जैसे एमिरेट्स का हब दुबई है, एथिहाद का हब आप चाहो तो वहां से आ सकते हो अबू धाबी से, सेम कतर एयरवेज है। ऐसे करके ये जितनी भी मिडिल ईस्ट के एयरलाइंस हैं, इनका सबका भी एक मेजर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इनमें बैग्स का अलाउंस अगेन एयर इंडिया के जैसा 2 पीसेस रहता है जनरली। आई डू नो कि एमिरेट्स अपने जो हैंड बैग पॉलिसी है उसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, क्योंकि ये मैंने 3-4 बार कम से कम सुना है कि अगर वो 7 kg बोल रहे हैं तो वो उसको मेजर करा लेते हैं, तो वो उससे ज्यादा अलाउ नहीं करते। तो ये एक अमेरिकन एयरलाइंस की प्लस पॉइंट है कि यूएस में ना आपके हैंड लगेज का सिर्फ डायमेंशन मैटर करता है, वेट मैटर नहीं करता। तो आप ना 7 kg की जो सूटकेस जो आपका कैबिन लगेज आता है उसमें, जैसे मैं अभी मेरी बात बताती हूँ कि मैं अमेरिकन एयरलाइंस में आई हूँ, मैं 15 या 16 kg का वो कैबिन लगेज लेके आई, तो वो उसको वेट नहीं करते हैं। बट अगर आप एयर इंडिया फ्लाई कर रहे हो तो उसमें वो लिमिट है, और सेम गल्फ की एयरलाइंस के साथ भी है, तो एमिरेट्स, कतर, एथिहाद इनका। लेकिन द गुड थिंग इज कि वो पहले से आपको चेक इन लगेज ज्यादा दे रहे होते हैं, तो वो इनका मतलब गल्फ एयरलाइंस के ट्रांजिट के साथ वो उनका प्लस पॉइंट है, देयर जेनरस बैगेज अलाउंस। डाउन साइड मुझे ये लगता है कि आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि होता ये है कि अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाई करो तो आपको कितना अराउंड 15 आवर्स लगता है पहुंचने में। मीनवाइल अगर आप मान लो दुबई जाते हो या फिर अबू धाबी जाते हो तो आपको वहां तक पहुंचने का जो 4 घंटा लगा वो उतना लगा, और प्लस ऑलमोस्ट उतना ही फ्लाइंग टाइम जितना इंडिया से था, ऑलमोस्ट मोर और लेस उतना ही, उसमें हार्डली 1 आवर का डिफरेंस रहता है। तो उतना ही फ्लाई फिर आपको वहां से करना पड़ता है अगेन टू रीच न्यूयॉर्क। तो वो मुझे थोड़ा सा डील ब्रेकर लगता है। इसके कारण मैंने जो है डायरेक्ट कभी भी, मतलब मैंने यूएस आने के लिए कभी भी गल्फ मतलब मिडिल ईस्ट में लेओवर नहीं लिया है। यूरोप जाने के लिए कई बार लिया है, लेकिन यूएस आने के लिए मैंने नहीं लिया है इंडिया से। अब यूरोप के ट्रांजिट की बात करते हैं, तो यूरोप का जनरल रूल ये है कि वैसे ये हर केस में अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर आप यूएस आ रहे हो और आपकी ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट सेम टर्मिनल से सेम उसी में है इंटरनेशनल जोन से, तो आप ट्रांजिट कर सकते हो। तो आपको उसके लिए किसी भी सेपरेट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है इफ यू आर कमिंग टू यूएस। तो मैं आपको जैसा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने एयर फ्रांस के साथ ट्रैवल किया है जिसका लेओवर पेरिस में था। मेरे फ्रेंड्स ने वर्जिन अटलांटिक के साथ किया है जिसका लेओवर लंदन में था। मैंने फिन एयर के साथ भी किया है जिसका लेओवर हेलसिंकी जो फिनलैंड की कैपिटल है वहां पे था। इन सभी एयरलाइंस के साथ में मुझे अगर लेओवर लेना ही है तो मैं यूरोप का लेओवर इसलिए पसंद करती हूँ कि आपका 50% डिस्टेंस जो है यूएस आने के लिए वो कम हो जाता है। तो लाइक यू सिट ऑन अ प्लेन हाफ वे देयर, जब आप उतरते हो तो फिर वहां से फिर से, क्योंकि यूरोप मिडिल में है थोड़ा सा,
तो फिर आपको वहां से फिर ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की सी जर्नी रह जाती है। तो वो वाला लेओवर ना मेरे लिए, मैं वो प्रेफर करती हूँ। मतलब मैं मिडिल ईस्ट का लेओवर, मैंने आपको भी अपना रीजन बताया, मैं इसीलिए नहीं प्रेफर करती कि मुझे फिर लगता है कि फिर टाइम कहाँ बच रहा है। मतलब आप पहले दुबई तक जाओ या फिर अबू धाबी तक जाओ, फिर उतना ही टाइम लगाओ जितने टाइम में अगर आप दिल्ली से चढ़े होते तो भी डायरेक्ट पहुंच जाते। बट देन अगेन मतलब कमिंग टू अनदर FAQ, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एयरलाइन शुड आई टेक, तो आई फील कि इसके लिए आपको खुद से यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर ये मैं आंसर अज्यूम करके ये दे रही हूँ कि सबकी कॉस्ट सेम है। अगर कॉस्ट का डिफरेंस है तो फिर तो यार आप कॉस्ट से डिसाइड कर सकते हो कि जो भी सस्ती हो, लेकिन अगर कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि सेम है और फिर आपको डिसाइड करना है, तो फिर उस केस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि फिर मैं लेओवर यूरोप में इसलिए प्रेफर कर लेती हूँ, अगर लेओवर ही लेना है, कि आपका हाफ वे जर्नी वहां कवर हो गया। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार अभी 5-6 घंटे से चल रहे हैं, अभी सिर्फ दुबई पहुंचे हैं। और ये भी फैक्टर इन करिएगा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी कन्वीनियंट लगती हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को उतनी ही बोरिंग लगती हैं, क्योंकि इट फील्स वेरी स्टैटिक। मतलब आपको बहुत ही रेस्टलेस सा भी फील हो सकता है कि आप बस बैठे हुए हो प्लेन में फॉर 15 आवर्स। आप कितना सोओगे? अगर आप 5 घंटे 6 घंटा सो भी लिए तो भी जब आप उठोगे तो 8 आवर्स 9 आवर्स फिर भी रिमेनिंग होंगे। तो थिंक अबाउट दैट, एंड अगर आपको वो आइडिया थोड़ा भी ओवरवेलमिंग लगे तो डेफिनेटली लेओवर ले लीजिए। लेओवर लेने से थोड़ा सा ईजीनेस और एक ब्रेक मिल जाता है जर्नी में, तो वो आप ही का पूरा डिसीजन है। एक और क्वेश्चन रहा है कि व्हाट हैज बीन माय वर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो मेरा फनीली सबसे अजीब ट्रैवल एक्सपीरियंस इसी बार की जर्नी में रहा। मैं अमेरिकन एयरलाइंस में आ रही थी, तो मेरे बगल में जो पैसेंजर थी, मतलब मैं विंडो सीट पे थी, वो आइल सीट पे थी, बीच की मिडिल सीट खाली थी। तो मैंने ना इस तरह का मिसबिहेविंग पैसेंजर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि वो मेरे ऊपर इस चीज के लिए चिल्लाने लग गई कि मेरे पास, जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो कैबिन लगेज था वो काफी हैवी था, तो मैं वो रख के आ गई। और मैं पैनिक में कि पीछे का जो वो रहता है पाथ, वो मुझे था क्लियर कर दूं मैं, कि पीछे से और भी पैसेंजर्स को बोर्ड करना था। तो मैं एक बार के लिए अंदर आ गई। मेरा जो बैकपैक था, मैंने सोचा कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए, मैं उसके बाद ऊपर रख दूंगी अगर ओवरहेड उसमें जगह बची तो। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में नहीं रखो तो बेटर है, एंड यू शुड ऑलवेज बी कंसिडरेट ऑफ अदर पैसेंजर्स, कि आपके सूटकेस के लिए जगह अगर होनी चाहिए तो सामने से जो आ रहा है उसके लिए भी होनी चाहिए। तो ऐसे करके मैंने बैग नहीं रखा था। तो मैं जब सब हो गए सेटल, फिर मैं अपना बैग रखने के लिए बाहर निकलने लगी, तो वो लेडी मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई कि आप ये सब आपको एक बार में कर लेना चाहिए, मैं बार बार उठती रहूंगी क्या। फिर थोड़ी देर बाद उस पर मैंने ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब आई डोंट लाइक आर्ग्यूइंग विद पीपल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा पॉइंटलेस और ड्रेनिंग कुछ भी नहीं होता। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो, मतलब एक इल मैनर्ड पैसेंजर होता है ना, वो ऐसे लेट गई थी पूरा फैल के कि वो ना ऐसे पूरी अपनी कोहनी चुबा रही है मुझे, मतलब ऐसे हाथ पे। फिर मैंने थोड़ा सा वो दूर किया तो वो अपना सर ऐसे गड़ाने लग गई कि लाइक ऐसा मेरी थाई पे पूरा रब हो रहा है। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट लाइक अ लिटिल थ्रेटेंड, इस तरह से कि यार अब तो मतलब आप मेरे एकदम पर्सनल स्पेस को इंट्रूड कर रहे हो। तो ऐसा पहली बार हुआ कि फिर मुझे जाके, मैं उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने उनको एक बार पोलाइटली बोले की कोशिश करी कि आप थोड़ा सा मूव कर लो, मुझे थोड़ा सा वैसा चुभ रहा है। तो उन्होंने मुझे उस पर बहुत रूडली ऐसा रिप्लाई कर दिया कि आप मूव हो जाओ दूर, और जैसे उन्होंने आप करके भी नहीं कहा था मतलब। तो फिर जाके मुझे एयरलाइन के स्टाफ को बोलना पड़ा कि मुझे ये पैसेंजर हु इज नेक्स्ट टू मी हैज बीन अ लिटिल बॉदरिंग। तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने आके उनको आई थिंक बहुत स्ट्रिक्टली जो भी बोला, मैं पहुंच नहीं पाई थी सीट पे, वो बहुत प्रॉम्प्टली चली गई। तो इस एयरलाइन में मैंने इस बार देखा, अमेरिकन एयरलाइंस में, कि इस बार जो ओवरऑल पैसेंजर्स थे उनमें काफी पैसेंजर्स ऐसे थे जो थोड़े से इल बिहेव्ड से थे, मतलब जो इतने एजुकेटेड नहीं थे। तो मैंने कई इस बार मतलब मैंने कई ऑड इंस्टेंसेस देखे कि कुछ पैसेंजर्स अपने पूरे पैर ऊपर करके, जो फूड का ट्रे रहता है उस पे पैर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मेरे पीछे ही थी जस्ट जो भी ऐसा कर रही थी, तो उनको भी टोकने के लिए एयर हॉस्टेस आई थी। एक दो और भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एयर हॉस्टेसेस थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी पैसेंजर्स से, जो आई फेल्ट बहुत जरूरी होता है कि अगर पैसेंजर्स इस तरह के हों जो मिसबिहेविंग हो या जो एजुकेटेड नहीं हो, जो बाउंड्रीज ब्रीच करें, तो मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिला कि अगर आपको भी कोई फ्लाइट में हो, आप इतनी लंबी जर्नी में कोई जरा भी अनकंफर्टेबल फील कराए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रिपोर्ट जरूर करें जाके, क्योंकि एयरलाइन का स्टाफ फिर बहुत अच्छा, फन और फ्रेंडली था। तो वो बाद में मुझे ये भी बता रही थी, मतलब मैं इतनी लॉन्ग जर्नी में थोड़ा एक दो बार ऐसा वॉक करने जाती हूँ आइल में, गर्म पानी लेने के लिए जाती हूँ,
तो तब उन्होंने बोला कि कभी कभी चोरी वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो आप भले ही इतनी लंबी फ्लाइट में हो, माई लेसन मतलब द रीजन वाई मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी बताई वो सब ये था कि आप हमेशा विजिलेंट रहिएगा। प्लेन में भी मुझे इस बार ये रियलाइज हुआ कि आप ऐसे ऐसे सेटिस्फाई होकर नहीं सो सकते, आपको नहीं पता एट द एंड आपके बगल में कौन है, आप उन्हें जानते नहीं हो। देन एक और जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि हाउ डू आई मेंटेन अ हेल्दी रिजीम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो यार ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब आप यूएस तक आते हो तो आपके नीज में, ओवरऑल बॉडी में ऐसा मस्कुलर थोड़ा सा पेन होना बहुत नेचुरल है। इसके लिए मेरे लिए आप मतलब मेरी तरफ से आपके लिए 2 टिप्स हैं कि एक तो आप फ्लाइट में बैठने के पहले उस दिन थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जरूर करें। मतलब एवर सिंस आई हैव गॉटन इनटू फिटनेस तो मैं इन चीजों के लिए और अवेयर हो गई हूँ कि मैं एक क्विक 10 या 15 मिनट वर्कआउट, इंटेंस वाला नहीं, जस्ट स्ट्रेचिंग वाला, जो थोड़ा योगा बेस्ड स्ट्रेचिंग बेस्ड हो, कि मैं अपनी मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ और उसके बाद फ्लाइट में जाती हूँ। सेकेंड चीज ये कि मैं ग्रीन टी के जैसे बैग्स लेके जाती हूँ, तो ये होगा कि वहां पे ग्रीन टी नहीं मिलती, कॉफी और टी वगैरह मिलती है। तो मैं ग्रीन टी के बैग्स लेके जाऊंगी और वहां गर्म पानी मिलता है, तो मैं गर्म पानी में वो टी बैग्स डिप कर करके, जैसा 15-16 घंटे की जर्नी है तो उसमें मैंने कम से कम 3 बार ऐसे ग्रीन टी पी थी। तो आप थोड़ा बहुत, और एक और टिप ये है कि आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, उससे भी आपकी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे जो जर्नी है वो जितनी वैसे डिफिकल्ट रहेगी उससे थोड़ी सी और माइल्ड हो जाती है। बाकी द अनइजीनेस स्टिल कांट बी टेकन अवे। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि आप जेट लैग को कैसे डील करते हो। जेट लैग डील करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब आए हो, जिस दिन आप लैंड करे हो, नो मैटर वॉट, आप इमीडिएटली आके सोना मत। मेक श्योर कि आप कैसे भी, आप म्यूजिक सुनते रहो, टीवी देखते रहो, बात करते रहो, कुछ भी करते रहो। द बेस्ट बेट इज कि आप उस दिन ना, अगर आप मतलब रात को आए हो तब तो वेल एंड गुड फॉर यू कि आप सो सकते हो, पर अगर आप सुबह लैंड कर रहे हो ना, जो कि यूजुअली केस होता है कि वहां से फ्लाइट्स दिल्ली से जो है रात को निकलती हैं तो यहाँ पे सुबह लैंड करती हैं, तो उस केस में मेरा यही सजेशन होगा कि आप ट्राई करो कि आप पूरा दिन उस दिन जगे रहो और फिर रात को सोने की कोशिश करो। तो उससे चांसेस ज्यादा हैं कि आप अपने जेट लैग से जल्दी रिकवर हो पाओगे, क्योंकि आपका वो जो बेसिकली डे एंड नाइट का स्लीपिंग का साइकिल है वही खराब होता है। तो वही ठीक करने के लिए बेस्ट है कि आप दिन में और टाइम पे ना सो। और ये मेरे साथ हुआ है, अगर आप दिन में आके सो जाते हो ना, फिर एक आध हफ्ता 10 दिन से ज्यादा लग जाता है कभी कभी उस रूटीन को सेट करने में। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शुड यू पे फॉर योर टिकट्स, सॉरी शुड यू पे फॉर योर सीट्स। तो ये एक चीज है कि आजकल काफी एयरलाइंस ये चाहती हैं कि अगर आपको अपनी प्रेफर्ड सीट चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पेमेंट एनीवेयर बिटवीन लाइक 4 से 6,000 7,000 रुपीज तक भी हो सकती है। तो ये डिसीजन मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आपको लेना है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका कंफर्ट। अगर आपका कंफर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप अपनी अगर प्रेफर्ड सीट ले लेते हो तो उससे आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि अगर आप आयल सीट पे ही बैठना चाहते हो तो आपको आयल सीट मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि यू शुड ऑलवेज पे फॉर द सीट, ताकि आपके पेरेंट्स को वो कंफर्ट रहे। मैंने पर्सनली कई बार रिस्क भी किया है कि ठीक है वो लोग वहां पे जो भी दे देंगे वो ले लूंगी, और कई बार पे भी किया है। तो मेरा हमेशा वो वही मूड रहा है कि मैं उस पॉइंट पे कितना थकी हुई हूँ, उस पॉइंट पे मैं कितना ट्रैवल करके, कई बार मेरी ट्रैवलिंग इतनी क्रेजी रही है जैसा कि मैं डायरेक्ट नहीं जा रही कि मैं मतलब अभी लास्ट वाली ट्रिप पे भी मैं मतलब यहाँ से यूरोप गई थी, यूरोप से इंडिया, तो उस टाइम पे मैंने ले लिया था बिकॉज आई न्यू कि अगर मैंने अपने पसंद की सीट पहले से नहीं ली तो फिर मैं रैंडम चांस पे नहीं छोड़ सकती, मैं इतनी थकी हुई रहूंगी आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं यहीं से जा रही हूँ और अच्छा सा फ्रेश माइंड है, यहाँ पे भी मैं थकी हुई नहीं थी ज्यादा, तो फिर इसलिए आई फील कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। पे करने में कोई बुराई नहीं है, इट डेफिनेटली गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। अगर आप उन इंसानों में से हो जिनके लिए वो कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, वो पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे उनसे झिकझिक नहीं कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली गो हेड एंड लाइक पे फॉर योर सीट। लास्ट क्वेश्चन जो कवर करना है कि डू एयरलाइंस रियली चार्ज यू इफ यू टेक ओवरवेट बैग्स। तो ये वाली चीज मैं बोलूंगी कि कंप्लीटली लक डिपेंडेंट रहती है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं 3-3 4-4 किलो एक बार ज्यादा लेके आई थी बैग में, उन्होंने वो लाने दिया था, और कभी कभी वो 2 kg एक्स्ट्रा पे भी आपसे कम 1 kg निकलवाएंगे और सिर्फ 1 kg एक्स्ट्रा वेट अलाउ करेंगे।
तो मुझे ये लगता है फिर से, जो मैंने अभी कहा कि अगर एयरलाइन का कोई रूल है ना, मैंने ओवर द टाइम यही सीखा है कि आप ना अगर यूएस आने के बाद क्या आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है, इंडिया आना जाना ये आपका लगा रहेगा। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि इट्स बेस्ट कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड वेट लिमिट्स हैं उसके अंडर ही अपना सामान रखो, क्योंकि आपका किससे पाला पड़ जाए ना, स्टाफ वहां का कैसा है। अगर रूल कहता है ना कि 23 kg ही अलाउड है, तो अगर वो 24 kg भी है ना, तो आप एट द एंड पता है उनको उनसे मनवा नहीं सकते बात, अगर वो नहीं मानेंगे। तो इट्स एंटायरली लक डिपेंडेंट कि अगर आपका वो लकी डे है और वहां पे कोई अच्छा स्टाफ बैठा है तो वो लाने देंगे आपको सामान। बट मैंने ओवर द कोर्स यही ट्राई किया है कि अब मेरे जो चेक इन बैग्स होते हैं उनमें मैं यही ट्राई करती हूँ कि जितना लिमिट अलाउड है मैं उतने के साथ ही ट्रैवल करूं, ताकि अगेन जो मैं अभी सीट्स के टाइम भी कह रही थी कि पीस ऑफ माइंड रहेगा। वरना एयरपोर्ट पे बैग खोलना पड़ता है, फिर सामान को अपने लैपटॉप बैग में ठूसो, और वो सब जो पीस ऑफ माइंड, मतलब वो चीजें बहुत खराब कर देती हैं। मैंने लोगों को वो करते हुए भी देखा है, मैंने भी एक आध बार किया है, बट एट दिस पॉइंट अब मैं नहीं करती। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मेरे लिए मेरा जो ट्रैवलिंग के पहले का कंफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा एयरलाइन के स्टाफ के साथ डील करना भी इजी नहीं होता है। तो आई होप कि ये रैंडम जितनी मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें थी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैंने जैसा कि पहले कहा था, अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो तो प्लीज लेट मी नो, एंड मैं उस पर या तो एडिशनल वीडियो बना दूंगी या आपको रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।